बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और उसे कैसे क्रिएट किया जाता है, प्रोड्यूस कैसे चार्ज किया जाता है। उसके 3 डिफरेंट टाइप्स पर हम डिस्कशन किया था। चार्ज बाई फ्रिक्शन, चार्ज बाई कंडक्शन, चार्ज बाई इंडक्शन। तो इन पर हम तमाम बातें की थी। आज हम चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। सम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो लिखते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है वह है एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर ये क्या है? चार्ज इज a scalar quantity it can be add or subtract by simple algebraic addition। एडिटिव नेचर का मतलब वो है कि जो सिंपल अलजेब्रा का एडिशन आज तक हम सबने सीखा है, साधारण एडिशन 4 2 6 होता है, बस उस रूल को ये भी फॉलो करें। आमतौर पर जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको साधारण नियम से जोड़ा नहीं जाता है। उसको ऐड करने के लिए स्पेशल नियम लाना पड़ता है। लेकिन इसको ये एडिटिव नेचर को फॉलो कर रहा है, मतलब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों, जितना भी स्केलर क्वांटिटी है उसको आप साधारण मेथड से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई भी साधारण नियम से होता है स्केलर का। लेकिन वेक्टर में स्पेशल नियम होता है, आप जानते ही हैं। तो यही है, इसमें और कुछ बात नहीं है। दूसरा देखते हैं हम लोग, कंजर्वेटिव नेचर ये क्या है? आमतौर पर हमें लगता है कि जब दो बॉडी को रब किया, घर्षण किया, फ्रिक्शन लाया, तो ये बॉडी चार्ज हो गया। इसका मतलब है कि हम लोगों ने चार्ज को सृजन कर दिया। इसका मतलब है कि हम चार्ज क्रिएट कर दिए। पर ऐसा नहीं बच्चों, क्योंकि चार्ज कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। The total charge of the system remain constant। किसी भी सिस्टम का पूरा चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है, वेरिएबल नहीं है। मतलब इसका सिंपल अर्थ है द चार्ज कैन नॉट we created, not to be destroyed। The total
charge of the system remain constant. The charge cannot be created, not to be destroyed. The total charge of the system remain constant. इसी को कंजर्वेटिव नेचर कहते हैं. कैसे? मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो देखिए, अगर आप ये ब्लॉक बना रहा हूं, इसमें दो बड़ी था, इस बड़ी पर चार्ज Q1 0 है और इस बड़ी पर चार्ज Q2 भी 0 है. तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 जो 0 हो गया, क्योंकि ये भी 0 और वो भी 0. 0 प्लस 0 इक्वल टू 0. अब आप ये दोनों बड़ी को रब कर दो. इसको मैं इस फिगर में दिखा रहा हूं ऐसे. अब आप रब कर देंगे तो एक बड़ी पे चार्ज प्लस Q हो जाएगा और दूसरे बड़ी पर चार्ज माइनस Q हो जाएगा. और अब भी जब जोड़ेंगे आप तो प्लस Q और माइनस Q मिला करके 0 हो जाएगा. तो हम लोगों को लगता है कि यहां चार्ज नहीं था और यहां चार्ज आ गया, इसका मतलब हमने चार्ज क्रिएट कर दी. बेसिकली चार्ज क्रिएट नहीं हुआ. सिस्टम पर विचार कीजिए. हमारे सिस्टम में ये दो बडी है, दोनों बडी का चार्ज नेट चार्ज 0 पहले भी है और दोनों बडी का नेट चार्ज 0 बाद में भी है. इसलिए सिस्टम पर हमने कोई चार्ज क्रिएशन का काम नहीं किया है. इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करता है. इसलिए चार्ज में ये प्रॉपर्टी है कि ये कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करता है. तीसरा जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो देखो, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी. ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं. आपको हम बताना चाह रहे थे कि देखो, किसी भी बड़ी में आप जितना चार्ज चाहें उतना प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उतना डेवलप नहीं किया जा सकता. ऐसा क्यों? जितना चाहे उतना क्यों नहीं किया जा सकता? इसका कारण यह है कि अगर चार्ज, पहले आप ये समझिए और जिनको समझें कि चार्ज डेवलप कैसे होता है. तो चार्ज डेवलप होने का कारण है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर. इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा एक बड़ी से दूसरे बड़ी में, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा. 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन. फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करना या फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करना पॉसिबल नहीं है. जब भी होगा तो वो होल नंबर में होगा. 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. आपने कभी नहीं सुना होगा पेपर में 3.5 आदमी का डेथ हो गया, क्योंकि 3.5 आदमी थोड़ी होता है. इसी तरह से तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर चार्ज हुआ 1.6 गुणे 10 की पावर 19 कूलम. ये आप जानते ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है. अगर 2 इलेक्ट्रॉन किया तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.10 की पावर -19 कूलम. अगर 3 इलेक्ट्रॉन किया तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम. इस तरह से अगर n इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या हो जाएगा? n इंटू 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम.
ये इसलिए चार्ज जब भी होगा डेवलप तो इस चार्ज के मल्टीपल में होगा, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका n गुना, कुछ ऐसे जितना संख्या में जाए उतना होगा, उसी का गुणक में होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि द चार्ज डेवलप on body is always integral multiple of charge of one electron। That is Q is equal to plus minus E। यहां N क्या है? N is number of electron, E charge of electron, N number of electron, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? E की वैल्यू आपको मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, इतनी होती है, प्लस का मतलब प्लस कब साइन होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बॉडी, और माइनस कब होगा? when electron add to body। ये चार Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अगर किसी बड़ी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव और उसमें ऐड करेंगे तो नेगेटिव। इसी प्रॉपर्टी को हम बच्चों बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें हम लोग किसी भी बॉडी पर चार्ज जो डेवलप करेंगे वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही डेवलप कर सकते हैं। तो इसकी आगे की बात देखते हैं हम। एक छोटा सा स्टार पॉइंट आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टार पॉइंट डिस्कस करते रहते हैं, तो इसका एक स्टार पॉइंट ये क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी फॉलो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड डज नॉट फॉलो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फॉलो करता है और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं फॉलो करता है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा स्केल और मैक्रो का मतलब इसका ठीक उल्टा बहुत बड़ा स्केल। बहुत छोटे स्केल को माइक्रो और बहुत बड़े स्केल को मैक्रो बोलते हैं। बहुत थोड़ा सा अंतर आ गया है आई और ए में। तो देखिए ये क्यों नहीं करता मैक्रो पर, थोड़ा इसको हम कन्विंस करना चाहते हैं एक सुटेबल एग्जांपल से। मान लीजिए यहां पर हमने आपके सामने कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं,
आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये क्या है? ये कुछ पॉइंट्स हैं। ये दो सारे पॉइंट्स डिस्क्रीट दिखाई दे रहा है, अलग थलग दिखाई दे रहा है। ये सारे पॉइंट्स आइसोलेटेड दिखाई दे रहा है, अलग होकर के दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स और भर देते हैं। अभी भी ये सारे पॉइंट अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें कुछ और पॉइंट्स भर देते हैं। अभी भी ये सारे पॉइंट्स अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसमें कुछ और पॉइंट्स भर दे रहे हैं। अभी भी ये अलग अलग सारे पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ऐसे हम भर रहे हैं, हम बार बार भरते जा रहे हैं। इसमें पॉइंट्स काफी सारा भरते जा रहे हैं। अभी भी आइसोलेट होकर के आप देख रहे हैं, अभी भी अलग थलग दिख रहा है, डिस्क्रीट ये दिख रहा है। ऐसे भरते 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 एक ऐसा स्थिति आएगी कि आप जिन पॉइंट्स से इसका निर्माण किया वो पॉइंट्स आपको दिखना बंद हो गया और यहां पर एक लाइन दिखने लगा। पॉइंट से ही लाइन बना है, पर पॉइंट को आप इसमें से अब अलग नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स ए है, इसमें बी वाला पॉइंट यहां पर है, इसमें सी वाला पॉइंट यहां पर है। आप उस पॉइंट को अलग निकाल कर नहीं रख सकते जब लाइन बन गया। तो पॉइंट हुआ माइक्रो लेवल, लाइन हो गया मैक्रो लेवल। जिस समय आप माइक्रो की बात करेंगे तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होता है, आप सब जानते हो, तो इतनी छोटी चार्ज है। तो माइक्रो लेवल पर इस चार्ज की इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैक्रो लेवल पर, बड़े स्केल पर, यह चार्ज बहुत छोटा है। यानी पॉइंट सेंस में बात करेंगे तब इसकी इंपॉर्टेंस है, तब ये आइसोलेटेड है, तब ये क्वांटाइजेशन फॉलो करेगा। बड़े स्केल पर जब बात करेंगे तब ये क्वांटाइजेशन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उतने बड़े स्केल पर इतनी छोटी चार्ज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उस समय हम इसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे पॉइंट को, जब काफी बड़ा लाइन बन जाएगा तो। इसलिए हमने एक बड़ा अच्छा स्टार पॉइंट आपके सामने पेश किया कि क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी फॉलो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड डज नॉट फॉलो एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। एक और स्टार पॉइंट है बच्चों कि हम लोग ऐसे जानते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सब जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, पर ये भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, इसके भी कुछ कंस्टिट्यूएंट है, ये भी किसी से बना है। आज हम ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और ये जिससे बना है उसका नाम है क्वार्ट्स। ये जिससे बना है उसका नाम है क्वार्ट्स। और जो क्वार्ट्स है वो दो तरह का होता है, अप क्वार्ट्स और डाउन क्वार्ट्स। अप क्वार्ट्स की भी अपनी एक वैल्यू होती है 2/3, डाउन क्वार्ट्स की भी अपनी एक वैल्यू होती है -c/3। प्रोटॉन 3 क्वार्ट्स से मिलकर बना है, अप अप डाउन, मतलब 2 अप 1 डाउन। और न्यूट्रॉन यह भी 3 क्वार्ट्स से मिलकर बना है, डाउन डाउन अप, 2 डाउन 1 अप। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्स। तो देखिए, इसके विषय में हम लिख देते हैं कि दी प्रोटॉन and neutron are made from quarks. There are 2 types of quarks, up quarks and down quarks, up quarks and down quarks. The value of
a quarks is 2/3 and the value of dawn quarks is -e/3। तो देखिए, ये दिखा रहा हूं मैं यहां पर जरा समझने के लिए कि जो प्रोटॉन है ये बना है अप अप डाउन। आप इसका चार्ज का वैल्यू लिखें। अप क्वार्क्स की चार्ज की वैल्यू 2/3e। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन के 2/3 पार्ट्स है चार्ज में, और डाउन क्वार्क्स की वैल्यू है -e/3। तो अप का वैल्यू अगर यहां पर रख के देखें, अप है तो अप का वैल्यू यहां रखें 2/3, फिर एक अप है तो इसका भी वैल्यू रखें 2/3, फिर डाउन है तो इसका वैल्यू रख दें e/3। सबको जोड़ेंगे तो ये E हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन में जो चार्ज होता है, ये तो आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के नॉमिकली बराबर होता है वो, तो वही आया कि प्रोटॉन का चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। तो सही जवाब दिया है हमको। इसका मतलब है कि अप अप डाउन से मिलके बना है। अब न्यूट्रॉन के बारे में सोचिए। डाउन डाउन अप, डाउन का वैल्यू कितना होता है -e/3, फिर दूसरा डाउन का वैल्यू कितना होता है -e/3, और फिर अप का वैल्यू कितना होगा +2e/3, और दोनों कट करके क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि न्यूट्रॉन में चार्ज 0। तो हम जानते ही न्यूट्रॉन में चार्ज 0 होता है। इसका मतलब है सही में न्यूट्रॉन डाउन डाउन अप से मिलकर बना है और प्रोटॉन अप अप डाउन से मिलकर बना है। तो ये है कि फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक, फंडामेंटल जो कंस्टिट्यूएंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, उसका नाम क्वार्क्स है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। ये रहा क्वार्क्स। ओके, तो ये बात हमने आपको बताया। अब इस पर एक छोटे से नॉमिकल्स देखते हैं ताकि हम क्वांटाइजेशन को समझ जाएं। छोटा सा नॉमिकल, एक छोटा सा सवाल देखते हैं। इफ 10 electrons are removed from a body, then find charge develop on the body। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सिंपल सा सवाल है। n इसमें दिया हुआ है 10 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है इतना होता है। तो आप फॉर्मूला ये लगाएंगे, Q = ±NE, हम पढ़े फॉर्मूला। अब इसमें रिमूव किया गया तो मैं रिमूव का मतलब लिखा था प्लस, तो माइनस हटा देते हैं। अब आप n का वैल्यू रखें यहां से 10, E का वैल्यू रखें यहां से, ये हो कितना जाएगा? सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल इसी इन दी above question if ten electrons are added to body, then find
द चार्ज डेवलप on the body. If in the above question, if 10 electrons are added to the body, then find the charge developed on the body. बच्चों इसमें ऐड है, ऐड का मतलब मैंने माइनस कहा था, तो इस बार Q जो सॉल्यूशन बनेगा वो माइनस एन ई से, माइनस एन का मतलब 10 और इसका मतलब 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, दिस इज 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 18 कूलम, दिस इज योर आंसर। तो ये तो ऐसे सिंपल था, जब प्लस और ये माइनस। अब एक तीसरा सवाल इस पर देखिए, एक थर्ड सवाल, वो ये, कैन ए बॉडी हैव चार्ज 3.1 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्या किसी बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है 3.1 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम? तो ऐसे तो देखने से लगता है कि चार्ज तो हम जितना चाहे उतना बॉडी में डेवलप कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन मैंने तो अभी आपको क्वांटाइजेशन में बताया कि चार्ज वही एग्जिस्ट करेगा जो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा, अगर नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए पहले इसको चेक कीजिए कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होल नंबर होंगे कि नहीं होंगे। अगर वो होल नंबर होते तब ऐसा चार्ज पॉसिबल है। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन देखने के लिए देखें, आपने Q का वैल्यू कितना दिया है 3.1 गुने 10 के पावर माइनस 19 गुना, और एन हमको क्या करना है, निकालना, और E का वैल्यू कितना है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 गुना। तो आप फॉर्मूला लगा दो, Q बराबर एन इज इक्वल टू Q अपॉन E, 3.1 गुने 10 के पावर माइनस 19, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कट गया, यानी ये फ्रैक्शन है, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ऐसा होना संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्रैक्शन में आ जाएगा। वैसे ये फ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शन, नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं संभव है। हाँ, अगर फ्रैक्शन नहीं आए, होल नंबर, जैसे देखिए मैं इसका भी एग्जांपल ले लेता हूं आपको क्लियर करने के लिए, तो आप समझ जाओगे। इफ a body have charge 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb, then find the charge develop on sorry कैन ए बॉडी है, हमने गलती कर दी, कैन ए बॉडी है चार्ज इतना। अभी मैं इसी तरह का सवाल किया था, उसी पर फिर वेस्ट करना था, तो फिर से एक बार कीजिए, Q इज इक्वल टू उसी तरह से जैसे पिछले सवाल को किया हमने, एन इज इक्वल टू Q अपॉन E, दैट इज 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये कट जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, विच इज ए होल नंबर। कहेंगे यस इट इज पॉसिबल। ये तो ये तीसरा प्रॉपर्टी था, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, जिस पर मैं ऐसे 1-200 नॉमेरिकल सवाल देखा, क्योंकि ये तो सिंपल एप्लीकेशन है। सवाल तो हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ से बाद अच्छे सवाल मिलते हैं, कूलम्ब्स लॉ से शुरू हो जाते हैं। तो इसको मिटाते हैं और अब हम आपको चौथा प्रॉपर्टी चार्ज की बताते हैं। एनसीईआरटी में इसी 3 प्रॉपर्टी का डिस्कशन है, लेकिन फिर भी हम ये चौथा प्रॉपर्टी भी बता रहे हैं। पेकुलियर बुक्स में कुछ में रहता है इन्वॉल्व। तो ये देखिए, प्रॉपर्टी
ऑफ इनवेरिएंस। ये चौथा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। ये क्या है? ये कहता है बच्चों, द चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। दिस प्रॉपर्टी is known as property of इनवेरिएंस। चार्ज जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। चलिए, ये तो मैंने लिख दिया कि चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है और इस प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस कहते हैं, मगर मैं आपको इसका एक क्लियरिफिकेशन देने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आप समझ पाएंगे कि वेलोसिटी पर वो चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अल्बर्ट आइंस्टीन के रिलेटिविस्टिक थ्योरी, जिन्होंने मास रिलेटिविस्टिक इवन टाइम रिलेटिविस्टिक का वही कॉन्सेप्ट दिया। आइंस्टीन जी एक रिलेटिविस्टिक थ्योरी और दूसरा एनर्जी मास रिलेशन दे करके मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा हीरो बन गया। तो वो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये रिलेटिविस्टिक आइंस्टीन जी का है क्या। एम बराबर एम नॉट, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूं, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां में कौन क्या है, किसको सिग्निफाई कर रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां जो एम है बच्चों, वो फाइनल मास है, और यहां पर जो एम नॉट है वो रेस्ट मास है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, जो भी कहिए, इसको भी लिख सकते हैं पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। और भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये चीज, ये थ्योरी दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसको हम रिलेटिविस्टिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि मास एब्सोल्यूट नहीं है, ये नहीं है कि मास हमेशा कांस्टेंट है। अगर उसमें स्पीड आ जाए तो उसका मास उस स्पीड के अकॉर्डिंगली बदलता रहेगा। ये जो एम नॉट देख रहे हैं वो है रेस्ट मास, उस समय का मास जब पार्टिकल रुका हुआ है, और एम उस समय का मास जब पार्टिकल भी स्पीड से चल रहा है। इसलिए मैंने फाइनल मास लिख दिया। हालांकि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर एक और भी बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही, जिनका ताल्लुक अभी यहां से तो नहीं है, मगर 2 मिनट में समझा देता हूं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करे। वो ये कि उन्होंने कहा है इसी थ्योरी के आधार पर, इसी थॉट के आधार पर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, कि यह संभव नहीं है कि कोई भी पार्टिकल लाइट के स्पीड से चल सके, और अगर जिस दिन ही हो गया उस दिन यह अर्थ का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। यह अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट है। कैसे? क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको यहां पर, कि अगर यहां पर थोड़ी सी समझने के लिए ब्लॉक में बता दे रहा हूं मैं, ऐसे मैं ये जो लिखा हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये थोड़ी हटके ऐसे ही है, 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूं। अगर
V टेंड्स टू C हो जाए, अगर V टेंड्स टू C हो जाए मतलब V बराबर C हो जाए तो M क्या हो जाएगा, जरा देखिए। m नॉट 1 माइनस सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर कट के 1 माइनस 1 जीरो, एनीथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए एक बात तो पता चल गया हम लोग को। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि भाई पार्टिकल कोई भी हो वो लाइट के स्पीड से ना चले, और अगर वो लाइट के स्पीड से चला तो उसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा। उनका एक स्टूडेंट ने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया, कहा सर मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि अगर लाइट के स्पीड से कोई पार्टिकल चलेंगे तो उसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा, पर इससे ये कैसे कहा जा सकता है कि ऐसा होने से अर्थ नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे उस पार्टिकल का मास इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्फिनिटी मास इसी नेचर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करे, और आपका अर्थ मान लीजिए मास ऑफ अर्थ एम ही लिख दें इसको, ये यहां रहा, इसके बीच में डिस्टेंस कुछ भी हो, चलो आर मान लेते हैं। तो आप ग्रेविटेशनल फॉर्मूला लिख के देखो, जो होता है G m1 मतलब इंफिनिटी, m2 मतलब मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। तो इंफिनिटी में किसी भी गुना होगा मास से, किसी भी नंबर से गुना होगा तो वो इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो इंफिनिटी मास, जो पार्टिकल लाइट का स्पीड से चला वो इंफिनिटी बन जाएगा, तो वो इंफिनिटी मास इस अर्थ को अपने तरफ इंफिनिटी फोर्स से खींच देगा, और ये अर्थ जाकर के उस इंफिनिटी मास से जाकर के कोलैप्स कर जाएगा, टकरा जाएगा, कोलाइड होकर के समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ऐसा होना संभव नहीं है कि वो लाइट के स्पीड से चले। खैर, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा बात आपसे करी। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसके माध्यम से हम ये एक्सप्लेन करने में सक्षम हो जाएंगे कि चार्ज जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। यही एक्चुअली हम लोग एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसे, एटम के बारे में सोचिए। ये एटम है बच्चों, आपको पता होगा कि एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यहां प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। चलिए ये तो हम समझ रहे हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो प्रोटॉन का जो स्पीड होगा और इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा वो स्वाभाविक रूप से डिफरेंट होगा। क्यों? इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि इन दोनों का स्पीड अलग अलग होगा, क्योंकि एक ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरा ऑक्सीलेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, तो इसलिए अलग अलग स्पीड से होंगे। तो फिर अभी अभी हमने आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी से बताया कि मास वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। इसके आधार पर प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास अलग अलग होना चाहिए, और होता भी है, क्योंकि आप जानते ही हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg। ये तो चूंकि दोनों का स्पीड अलग अलग है, दोनों का मास अलग अलग है, कोई भी कंट्राडिक्शन अल्बर्ट आइंस्टीन का जो रिलेटिविस्टिक थ्योरी है उसका कोई कंट्राडिक्शन ये नहीं कर रहे हैं। चलिए सही बात है। उसी तरीके से अगर चार्ज भी वेलोसिटी पर डिपेंड करता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज नॉमरिकली डिफरेंट होना चाहिए था, जो नहीं होता है। इससे यह प्रूफ होता है कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का वो स्पीड से, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। तो ये चार प्रॉपर्टी था: एडिटिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। तो चलिए इतना सारा बात किया हमने चार्ज के संबंध में। अब हम एक बात और करना चाहते हैं कि जब हमने शुरू करी, पिछले लेक्चर में मैं बताया था
कि भाई मैटर के दो प्रॉपर्टी हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक चार्ज और दूसरा मास। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दो चीजें काम करता है। तो स्वाभाविक है कि जब चार्ज और पूरी यूनिवर्स मैटर और रेडिएशन दो ही चीज से मिलकर बना है और मैटर में दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक मास और दूसरा चार्ज, तो हम ये देख लेना चाहेंगे कि चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंसेस है। ये आवश्यक है, इसलिए हम लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ये अब हमारे पास ये टॉपिक बन गया। एक तरफ हम मास लिख देंगे और एक तरफ हम चार्ज लिख देंगे। ये सबसे पहला, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज के बारे में हम सभी जानते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा पॉइंट, मास में केवल अट्रैक्शन काम करता है, यानी नेचर ऑफ फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव। मगर इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्शन, इसलिए नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होगा। नेचर ऑफ फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तीसरा पॉइंट, पहला तो है मास पॉजिटिव, दूसरा नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव, उसमें केवल अट्रैक्टिव रिपल्सिव, इसमें केवल अट्रैक्टिव। तीसरा जो पॉइंट है कि मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। लेकिन बच्चों, चार्ज अभी हमने पढ़ा है, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। और ये चौथा पॉइंट, मास डज नॉट follow conservative properties। Charge follow कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये चार प्रॉपर्टी है, इसमें से तीन तो हम लोग समझ ही रहे होंगे कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी मास को आप नेगेटिव होते नहीं सुना, कभी -2 kg चीनी नहीं लाया आपने, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, +2 कूलम -2 कूलम, कुछ इस तरह से। नेचर ऑफ फोर्स केवल अट्रैक्टिव, तभी तो ग्रेविटेशन में अट्रैक्टिव की बात न्यूटन ला ने कही, क्योंकि एप्पल नीचे अर्थ की तरफ ही गिर रहा था, कभी भी कोई भी एप्पल रिपेल नहीं हुआ, इसलिए इसमें रिपल्सिव प्रॉपर्टी नहीं है। और इसमें डिपेंड करता है, इसलिए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों संभव है। मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अभी हमने अल्बर्ट आइंस्टीन का रिलेटिविस्टिक थ्योरी आपके सामने पेश किया और उसमें एक्सप्लेन किया कि मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, मगर चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है।
तभी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक ही होता है, जबकि डिफरेंट वेलोसिटी है और उन दोनों का मास डिफरेंट होता है डिफरेंट वेलोसिटी की वजह से। ये मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। ये जो इंपॉर्टेंट बात है, एक मिनट, मास डज नॉट फॉलो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी और चार्ज फॉलो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों, चार्ज फॉलो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी तो मैंने अभी डिस्कस किया, ये चार्ज के प्रॉपर्टी में एडिटिव नेचर के बाद कंजर्वेटिव नेचर ही बताया था, तो कंजर्वेटिव नेचर में तो इसको फॉलो कर दिया, यानी एक्सप्लेन कर दिया। ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है कि मास कैसे कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम आपको इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि मास कैसे कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। बस ये पॉइंट समझा देंगे, डिफरेंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसे आप समझ लें। देखिए, अगर आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, सोशल एग्जाम्पल। अगर आप 1 केजी चीनी में 1 केजी वाटर में 100 ग्राम चीनी मिक्सअप कर दें और एक सॉल्यूशन बना लें, दैट इज कॉल्ड शरबत। आप उसका वजन करेंगे तो होना चाहिए 1 केजी 100 ग्राम। अगर उससे कम जाए तो इसका क्या अर्थ समझेंगे आप? तो आप इसका अर्थ ये समझेंगे कि वो हमको कमी होने का वजह क्या है। आपको थोड़ी सी अजीब सी बात लगेगी। उसी तरह से न्यूटन साहब ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया कि हीलियम के न्यूक्लियस बनाने के लिए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन की आवश्यकता थी। उन्होंने 2 प्रोटॉन लिया और 2 न्यूट्रॉन लिया, मिक्सअप करके हीलियम का न्यूक्लियस बना लिया। और जब हीलियम का न्यूक्लियस को वजन किया, यहां हीलियम का न्यूक्लियस बन गया है, तो उसका वजन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के वजन से थोड़ा कम पाया गया। अब उनके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, इंट्रोडक्शन साइन, कि भाई ऐसा क्यों हुआ? हमने जितना इनपुट लिया हमें आउटपुट उतना क्यों नहीं मिला? मेरी मास कहां गई? इसी कॉन्सेप्ट से उन्होंने E बराबर डेल्टा mc स्क्वायर की परिकल्पना की, जो एनर्जी मास का रिलेशन देता है, जो बहुत बड़ा था वो फिर लोगों के सामने पेश किया कि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, जिसमें कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, वो फ्री में नहीं होगा। इसके फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी हमने बाहर से सप्लाई नहीं किया। वो एनर्जी हमने बाहर से सप्लाई नहीं किया, तो न्यूक्लियस कैसे बनेगा? ऐसे में क्या किया कि न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए इसमें से कुछ मास की कटौती की गई, और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर के बाइंडिंग एनर्जी का रूप लेकर के न्यूक्लियस को बाउंड कर दिया। मान लीजिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास सपोज कीजिए 4 ग्राम होता है, जस्ट सपोज, और जो न्यूक्लियस हीलियम का बनी ये सपोज कीजिए 3.9 ग्राम हुआ, ये मान लीजिए। तो इसके बीच में जो अंतर आया वो 0.1 ग्राम का आ गया। ये 0.1 ग्राम जो मास में कमी आई वो कहां गई? तो वो बताए कि ये E बराबर डेल्टा mc स्क्वायर से, जहां पर c स्पीड ऑफ लाइट है और डेल्टा m क्या है? मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है ये। तो ये डेल्टा एम हमको यहां पर ये हो गया, c स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं, तो आप एनर्जी यहां से एनर्जी के रूप ले लिया, यानी इतना मास में जो कमी आई वो कहां चला गया? बाइंडिंग एनर्जी के रूप लेकर के न्यूक्लियस के फॉर्मेशन करने में। ये बाइंडिंग एनर्जी हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स में पढ़नी भी है, पढ़ेगी। तो इससे अब ये पता चला कि मास इसका कंजर्व नहीं रहा। क्यों नहीं कंजर्व रहा बच्चों? क्योंकि लिए 4 ग्राम,
मिला 3.9 ग्राम, 0.1 ग्राम का लॉस हो गया। जहां लॉस होता है वो कंजर्व नहीं कराता है। कंजर्व का मतलब नो लॉस नो गेन, जो भी है उसे कांस्टेंट मेंटेन रखना, इसी को बोलते हैं हम लोग कंजर्व। समझ में आ गया बात? तो ये रहा अभी तक जो हमने डिस्कस करी आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैट्स के, ये दूसरा लेक्चर था। पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके क्रिएशन के संबंध में, और दूसरे लेक्चर में उसकी प्रॉपर्टी और उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कनेक्टेड था वो मैं किया। और अब हम अगले वीडियो में और अगले लेक्चर में आपको कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से न्यूमेरिकल भरा पड़ा मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू।